करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक एंड एंडरगोनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक तरीके का एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होती है, मेटाबॉलिज्म उसके 2 टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें कोई छोटी चीज़ें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स मिल करके लार्ज मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। और जहाँ पर कोई लार्ज कंपाउंड ब्रेक करता है और सिंपल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में टूटता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए क्या है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलते हैं लाइट की प्रेजेंस में और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं, वो क्या है, ग्लूकोज है। इसीलिए एनाबॉलिक रिएक्शंस बोली जाती है। इसको एंडरगोनिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं? एंडरगोनिक का मतलब जहाँ लाइट एनर्जी कंज्यूम होती है उसको बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। यहाँ पर ये रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। लीफ में जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है वही लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस, जहाँ पर लाइट एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं फर्स्ट फोटोसिंथेसिस कहाँ हुई थी। सबसे पहले देखिए, इवोल्यूशन में आप लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस हुई थी वो कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया जिनको आप बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, वो उनमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुई थी। अब सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं? द बैक्टीरिया विच कंटेन द क्लोरोफिल, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू मेकअप देयर ओन फूड, और वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया। एंड दे आल्सो कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को हम लोग ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया जिनको हम क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाइट की एनर्जी को कंज्यूम करके और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल की तरीके से एक पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल, और इनके अंदर एबिलिटी होती है फूड फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले जो इस अर्थ पर फोटोसिंथेसिस हुई थी वो सल्फर बैक्टीरिया के थ्रू हुई थी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि सल्फर बैक्टीरिया जो हैं, जैसे जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और साथ में वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन सल्फर बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, साथ में ये वाटर की जगह H2S को यूज़ करते हैं। इन प्लेस ऑफ वाटर दे यूज़ द H2S, और क्या बनाएंगे? ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है, और साथ में ये सल्फर रिलीज करेंगे। ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं, लेकिन O2 की जगह क्या रिलीज करते हैं? ये सल्फर रिलीज करते हैं, क्योंकि ये H2S को यूज कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट यूज करते हैं, H2O को जब यूज करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज कराएंगे, और सल्फर बैक्टीरिया जब H2S को यूज करता है तो क्या रिलीज करता है? वो सल्फर रिलीज करता है। तो जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुई थी वो ऑक्सीजन, वो सल्फर बैक्टीरिया के थ्रू हुई थी। ठीक है, और चूंकि सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस, दिस फोटोसिंथेसिस वाज एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस हुई थी बैक्टीरिया के थ्रू वो कौन सी थी? एन ऑक्सीजेनिक। दे परफॉर्म द एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोला जाता है जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुई थी। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जब सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस हुई थी वो कौन सी थी? दैट वाज द एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आगे सबसे पहले इसके बाद देखिए पहली बार किसने ऑक्सीजन को रिलीज कराया? सबसे पहले किसने ऐसी फोटोसिंथेसिस किया जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हुआ? तो जो साइनोबैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, BGA। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड BGA। ठीक है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और ये जनरल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं की तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड
लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ये ग्लूकोज बनाएंगे और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कराएंगे, ठीक है, O2 रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज कराया, तो साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म द फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अब कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, द फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वाज परफॉर्म्ड बाय, किसने कराया था, तो आंसर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया। एंड फर्स्ट एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वाज परफॉर्म्ड बाय, आंसर क्या होगा, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फर में कैटेगरी होती है ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है। आगे देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट, अभी एक चीज़ और देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होती है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है इन द मैराइन। जो मैराइन्स इकोसिस्टम होता है वहाँ चूँकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और मैराइन का जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, मैराइन ओशियन का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ओशियन। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ओशियन में होती है, ठीक है। जितनी भी सनलाइट पड़ती है प्लांट की लीफ पर, जितनी भी इंसिडेंट लाइट आती है प्लांट की लीफ पर, तो कितने परसेंटेज में लाइट यूज़ करते हैं प्लांट यूज़ ओनली 1 to 10% ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। जितना भी प्लांट के ऊपर लाइट पड़ती है उसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट केवल 1 से 10% लाइट को ही यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी लाइट हीट की फॉर्म में, रिफ्लेक्ट हीट की फॉर्म में वो प्लांट के थ्रू वेस्ट हो जाती है। केवल इतना परसेंटेज लाइट प्लांट यूज करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आपके कि कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है। जोसेफ प्रिस्टले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस। क्या एक्सपेरिमेंट था इनका, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कांच का एक जार लिया, इस तरीके से कांच का एक जार है जिसकी शेप घंटी के तरीके से है, ठीक है, और इस जार को इन्होंने पूरी तरीके से एयर टाइट कर दिया। एनसीईआरटी में दिया हुआ इससे को पूरी तरीके से एयर टाइट कर दिया, मतलब बाहर से कोई भी एयर इंटर नहीं करेगा इस जार में। इस जार में इन्होंने पहले क्या, इन्होंने इस जार में रखा एक कैंडल रखा, जो बर्न करती हुई कैंडल रखी थी, जलती हुई मोमबत्ती, साथ में इन्होंने एक माइस रखा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे जार में इन्होंने क्या लिया, कैंडल बर्न कराया, कैंडल बर्न कर रही है, माइस है, साथ में एक प्लांट रख दिया। इन्होंने क्या देखा कि कुछ समय बाद, पहले जार में इन्होंने फर्स्ट जो जार है यहाँ पर देखा कि कैंडल कुछ समय बाद कैंडल ये बुझ जाती है और ये माइस क्या कर जाता है, डाई कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर से कोई भी एयर इंटर नहीं कर रही है इस जार में, अंदर जितनी भी एयर है इसमें तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट होगा ही, भाई सारी एयर होंगी तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी, तो जितनी भी ऑक्सीजन रहेगी उसको माइस यूज़ कर लेगा रेस्पिरेशन के लिए और उसको कैंडल यूज़ कर लेगी बर्न करने के लिए, क्योंकि कैंडल को बर्न करने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो कुछ समय बाद जब ये सारी ऑक्सीजन फिनिश हो जाएगी तो ये कैंडल बुझ जाएगी और ये माइस डाई कर जाएगा, क्योंकि बाहर से कोई भी एयर नहीं आ रही है और कंटिन्यूसली इस जार में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, किसके थ्रू, इस माइस के थ्रू। रेस्पिरेशन में ये माइस जो है ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और ये कैंडल जो बर्न करेगी ये भी CO2 को रिलीज कराएगी। तो टोटली क्या होगा, यहाँ पर इस जार में कंटिन्यूसली CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी और O2 का कंटेंट क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और कुछ समय बाद ये दोनों, ये माइस मर जाएगा और कैंडल बुझ जाएगी। लेकिन अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने साथ में एक ग्रीन प्लांट रख दिया इसमें, ठीक है। और इन्होंने जब ग्रीन प्लांट रखा, चूंकि ये कांच का जार है, बाहर से लाइट इंटर करेगी, अंदर यहाँ पर लाइट इंटर करेगी, ठीक है, इसको भी एयर टाइट कर दिया, ठीक। अंदर देखिए अब ये कैंडल बर्न कर रही है, कैंडल जब बर्न करेगी तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी, माइस जब रेस्पिरेशन करेगा ये भी CO2 को रिलीज कराएगा, ठीक है। दोनों ही CO2 को रिलीज करा रहे हैं रेस्पिरेशन में, और जितनी भी CO2 इनके थ्रू रिलीज होगी वो प्लांट क्या करेगा, इस CO2 को कंज्यूम करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो प्लांट यहाँ पर है, ये प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि यूज़ करता है तो ये CO2 को, सारी CO2 को यूज़ कर लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज कराएगा प्लांट। और जो प्लांट के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होगी वो ऑक्सीजन क्या होगी, वो माइस उसको यूज़ करेगा रेस्पिरेशन के लिए, और कैंडल को बर्न के लिए करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो कैंडल भी उस ऑक्सीजन को यूज़ करेगी बर्न करने के लिए।
तो यहाँ पर कैंडल भी बर्न करती रहेगी, माइस भी सर्वाइव करेगा, ठीक है, और प्लांट भी सर्वाइव करेगा। मतलब जो भी गैस, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड माइस ने और कैंडल ने यहाँ रिलीज की थी, वो प्लांट के थ्रू कंज्यूम हो गई फोटोसिंथेसिस में, और प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को निकाला, और उस ऑक्सीजन को माइस ने और कैंडल ने यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ यह सब कुछ सर्वाइव कर रहा है। यहाँ दोनों क्या हो जा रहे हैं, माइस डाई कर जा रहा है, कैंडल बुझ जा रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि प्लांट प्यूरिफाई द एयर, मीन्स प्लांट रिलीजेस द ऑक्सीजन इन द सनलाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तभी ये दोनों सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब ऑक्सीजन जब रिलीज होगी प्लांट के थ्रू, तो एयर क्या होगी, प्यूरिफाई होगी। समझ में आ रहा है। तो जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था ये किसके लिए था, इनका जो कंक्लूजन है दैट इज द प्लांट प्यूरिफाई द एयर, ठीक। अगला जो एक्सपेरिमेंट है ये इंजनहॉस का एक्सपेरिमेंट है। एक बीकर, यहाँ इन्होंने एक इस तरीके से बीकर लिया, ठीक है, और बीकर में इन्होंने इस तरीके से फनल लगाया, फनल, और इस बीकर में इन्होंने क्या भर दिया, इस बीकर में इन्होंने वाटर रख दिया, पूरी तरीके से वाटर भर दिया, ठीक है। इंजनहॉस ने यहाँ पर इन्होंने हाइड्रिला प्लांट रख दिया, हाइड्रिला प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट होता है, ठीक है। ये क्या प्रूफ करना चाहते थे, ये प्रूफ करना चाहते थे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कराते हैं। इनका कंक्लूजन क्या था कि प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन्होंने इस बीकर में वाटर रखा, इसमें फनल लगाया, यहाँ पर हाइड्रिला प्लांट रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाटर है, सनलाइट यहाँ पर आएगा ही, लाइट की प्रेजेंस में ये हाइड्रिला प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, एंड द स्मॉल बबल्स विल रिलीज। यहाँ पर वाटर में छोटे छोटे बबल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जब इसको लाइट में रखेंगे पूरे सिस्टम को, तो यहाँ क्या होगा, इस फनल में छोटे छोटे बबल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और ये बबल्स क्या है, ये ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज कराते हैं, ठीक है। तो इनका एक्सपेरिमेंट था जो इंजनहॉस का, कि लाइट एंड ग्रीन कलर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हाइड्रिला प्लांट क्या है, ग्रीन प्लांट है, ठीक है। वो लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है। अगला जो एक्सपेरिमेंट था वो टी एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था। टी एंगलमैन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या लिया था टी एंगलमैन ने, इन्होंने लिया था स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा एक एल्गी होती है, या फिर क्लेडोफोरा को भी लिया था इन्होंने, क्लेडोफोरा। ये एल्गी इन्होंने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, इन्होंने फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस कि जो विजुअल लाइट आती है, जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, इसको आप वेवग्योर बोलते हैं। वेवग्योर में किस वेवलेंथ की लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, वेवग्योर जो स्पेक्ट्रम है उसमें किस वेवलेंथ की लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, इन्होंने इसको प्रूव किया, ठीक है। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ब्लू और रेड रीजन में। हम लोग जानते हैं आज कि ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। तो टी एंगलमैन ने उसी को प्रूव किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से एक वॉच ग्लास लिया, जो वॉच ग्लास होता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ये देखिए स्पायरोगायरा एल्गी रखा, ये स्पायरोगायरा एल्गी है, ठीक है। ये क्या है, ये एल्गी है स्पायरोगायरा, ठीक। यहाँ पर इन्होंने वाटर रख दिया, यहाँ पर देखिए वाटर रखा हुआ है, ठीक है। इस ये जो है इसको इन्होंने एल्गी को कहाँ रखा, वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट में रख दिया। देखिए लाइट की प्रेजेंस में इस एल्गी को रखा, वॉच ग्लास में इसको रखा एल्गी को, यहाँ वाटर रखा, ये एल्गी रखी हुई है, इसको लाइट में रख दिया। ये स्पायरोगायरा एल्गी है। साथ में इन्होंने क्या रखे, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी इसमें रख दिया था। ये जो वॉच ग्लास है इसमें साथ में कुछ क्या रखे, एरोबिक बैक्टीरिया भी और रख दिए थे, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ रख दिया, एल्गी हो गया ये, इसको लाइट की प्रेजेंस में रख दिया। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लाइट की प्रेजेंस में देखिए, सॉरी सबसे पहले इन्होंने लाइट, ये यहाँ प्रिज्म से, ये प्रिज्म है यहाँ पर, ठीक है। लाइट को, जो इंसिडेंट लाइट को, ये लाइट है, ये लाइट है, लाइट आ रही थी, लाइट को इन्होंने प्रिज्म से स्कैटर्ड करा दिया। ये सनलाइट को क्या किया इन्होंने, प्रिज्म की हेल्प से स्कैटर्ड करा दिया। वेवग्योर पैटर्न जो होता है, देखिए वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, रेड यहाँ आएगा, ठीक है।
लाइट को स्कैटर्ड करा दिया, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है उसको प्रिज्म की हेल्प से पूरा स्पेक्ट्रम को यहाँ पर स्कैटर्ड करा दिया, किसके ऊपर स्कैटर्ड करा दिया, इस एल्गी के ऊपर स्कैटर्ड करा दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। तो कुछ समय बाद इन्होंने देखा ये जो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ इधर उधर मूव कर रहे थे हर तरफ, कुछ समय बाद जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो यहाँ पर वॉयलेट एरिया, जहाँ पर वॉयलेट एरिया की लाइट पड़ रही थी और जहाँ पर रेड एरिया, देखिए यहाँ पर रेड वेवलेंथ यहाँ पर आ रही है, ठीक है, वॉयलेट यहाँ पर आ रही है लाइट, तो वॉयलेट वाले एरिया में यहाँ पर बैक्टीरिया का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं यहाँ पर ये वॉयलेट वाले एरिया में ज़्यादा इकट्ठे कलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कहाँ कलेक्शन होगा, रेड वाले एरिया में भी बैक्टीरिया कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया यहाँ कलेक्ट क्यों होते हैं, या इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया क्यों रखा था, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे यूज द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को यूज करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये लाइट जब यहाँ पड़ रही है, विजुअल स्पेक्ट्रम ये आ रहा है, यहाँ पर लाइट स्कैटर्ड हो गई, ठीक है, तो यहाँ जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वॉयलेट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी और उसके बाद कहाँ रिलीज होगी, रेड वाले, जहाँ रेड की वेवलेंथ आ रही है यहाँ पर भी मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आज हम लोग जानते हैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वॉयलेट और रेड रीजन में, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं रिलीज होगी, ठीक है। यही इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे थे कि वॉयलेट और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, तो चूँकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ इन दोनों स्पेक्ट्रम में रिलीज हो रही है, इसलिए ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये सबसे ज़्यादा इस रीजन में कलेक्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वॉयलेट और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, बाकी स्पेक्ट्रम जो आ रहा है, बाकी जो एरिया है इसका लाइट का वहाँ पर कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया कम है। इसका मतलब क्या है कि वॉयलेट और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है वॉयलेट और रेड रीजन में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है वाई दे यूज द एरोबिक बैक्टीरिया, तो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द और टू डिटेक्ट द हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज, की कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, उसी को डिटेक्ट कराने के लिए इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को लिया था। आगे देखिए ये टी एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट हो गया, आगे है वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। वॉन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये बताने के लिए कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द CO2। ऑक्सीजन जो होती है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ये वाटर से ही आती है, ना कि CO2 से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी CO2 है। इसको समझने के पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। देखिए जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O, ठीक है। ये लाइट की प्रेजेंस में लाइट रहेगा, यहाँ क्लोरोफिल रहेगा और क्या बनेगा C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, +6O2 बनेगा, +6H2O बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें ये इसका प्रोडक्ट है और ये चीज़ कंज्यूम हो रही है फोटोसिंथेसिस, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। इन्होंने क्या प्रूफ किया था, इन्होंने प्रूफ किया था ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है 6O2, 6 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के रिलीज हो रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ऑक्सीजन टोटली कम्स फ्रॉम द वाटर, टोटली वाटर से ही आती है, नॉट फ्रॉम द CO2, ये CO2 से नहीं आती है, जबकि CO2 में भी देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया, इन्होंने प्रूफ करने के लिए जो देखिए जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया लिया। अब सल्फर बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो ये है, देखिए डिफरेंस कहाँ पर होगा, डिफरेंस होगा केवल यहाँ पर कि सल्फर बैक्टीरिया यूज द H2S नॉट द वाटर। हम लोग जानते हैं कि सल्फर बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, वाटर को यूज नहीं करते हैं। और ये क्या रिलीज करेंगे, ये ग्लूकोज बनाएंगे +6 सल्फर +6H2, देखिए सल्फर को रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सल्फर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ पर ये टोटली 12 सल्फर, ठीक है। ये रिएक्शन होती है किसकी, ये जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसकी ये रिएक्शन है। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो H2S को यूज़ करके क्या रिलीज करते हैं, वो सल्फर को रिलीज करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सल्फर रिलीज हो रहा है ये, ठीक है। अब चूंकि ग्रीन प्लांट जब यूज़ करते हैं वाटर तो रिलीज कराते हैं ऑक्सीजन,
और जब सल्फर बैक्टीरिया H2S को यूज़ कराते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, सल्फर। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है, वॉन नील ने यहीं से प्रूफ कर दिया कि ये जो ऑक्सीजन आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये वाटर से आ रही है। क्योंकि जब सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सल्फर रिलीज हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, देखिए H2S से आ रहा है। समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन को रिलीज करते, सल्फर बैक्टीरिया अगर ऑक्सीजन को रिलीज करते तो यहाँ पर ये एक बार को समझा जाता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही थी ऑक्सीजन। लेकिन चूंकि टोटली H2S को यूज़ कर रहे हैं और सल्फर ही रिलीज करा रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करा रहे हैं, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी ग्रीन प्लांट्स में, वो कहाँ से आ रही थी, टोटली वाटर से ही आ रही थी। तो ये वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था। अगला जो एक्सपेरिमेंट है, देखिए जो एक्सपेरिमेंट है रूबेन एंड कैमन का एक्सपेरिमेंट है। रूबेन एंड कैमन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इनका ये एक्सपेरिमेंट था टू कंफर्म द वॉन नील एक्सपेरिमेंट। इन्होंने वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट था कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द CO2, उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कंफर्म कर दिया था। अब कंफर्म कैसे किया था रूबेन एंड कैमन ने, इन्होंने यूज़ किया था, इन्होंने जो वाटर यूज किया था, वाटर में जो ऑक्सीजन थी दैट वाज द रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया था फोटोसिंथेसिस का, उसमें जो वाटर लिया था उस वाटर में ऑक्सीजन कौन सी थी, O18 वाली ऑक्सीजन। देखिए रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन को इन्होंने यूज किया किसके लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराने के लिए। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया तो सेम रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O की जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर देखिए O18 लिखा जाएगा। ये रेडियो, ये वाटर है, ये वाटर है जिसमें कौन सी ऑक्सीजन है, रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक, अब इससे बनेगा 6H12O6 ग्लूकोज बनेगा प्लस 6O2 बनेगा प्लस 6H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है O18 वाली ऑक्सीजन यहाँ पर भी रिलीज हो रही है। देखिए मीन्स जब वाटर यहाँ यूज़ हो रहा है जिसमें रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन लगी हुई है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वो भी क्या, रेडियो आइसोटोपिक वाले ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ से देखिए प्रूफ होता है कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, यहीं से ऑक्सीजन आ रही है, इसी वाटर वाली ऑक्सीजन है। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन नहीं होती तो एक बार को हम समझ सकते थे कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, CO2 से आई होगी, हो सकता है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है, रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन रिलीज हो रही है यहाँ पर, और वाटर कौन सा यूज हो रहा है, वाटर भी ऐसी ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है जो क्या है, रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से कंफर्म किया था, वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट था। अगला देखिए, आगे हम लोग अब बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स यूज होते हैं। देखिए 3 तरीके के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल जिसको आप बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं एंड फाइकोबिलेंस। ठीक है, ये 3 पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा, और कुछ सर्टेन प्रोटिस्टा जो होते हैं जैसे डाई एटम्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एल्गी में भी आपको ये देखने को मिलेगा क्लोरोफिल का पिगमेंट। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्लोरोफिल में किस चीज़ का बना होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, और क्लोरोफिल की सिंथेसिस कैसे होती है, ये हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो समझते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। देखिए क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल जो एक मॉलिक्यूल है, इसको बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या इसकी पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है, तो क्लोरोफिल इज़ मेड बाय फॉलोइंग 2 थिंग्स। 2 चीज़ों का बना होता है क्लोरोफिल। एक होता है इसमें पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, ठीक है, और दूसरा होता है फाइटोल टेल, फाइटोल TAIL, पोरफायरिन रिंग एंड फाइटोल टेल। अब पोरफायरिन रिंग क्या है, एक रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको बना दिया समझने के लिए, सिंपली इसको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए एक ये रिंग है, ठीक, ये इस तरीके से देखिए ये रिंग बन गया, ये बन गया रिंग, ये पोरफायरिन रिंग है। ये कैसे बना है पोरफायरिन रिंग, इट इज मेड बाय द 4 पायरोल
रिंग्स, ये 4 पायरोल रिंग्स से मिलने से बनता है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 पायरोल रिंग्स हैं। दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। ये 4 पायरोल रिंग्स लगी हुई हैं, ये आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, एक पोरफायरिन रिंग बनाती हैं। ठीक है, तो ये इट इज़ मेड बाय द पायरोल रिंग्स, पायरोल रिंग्स। और कितनी पायरोल रिंग्स होती हैं, 4 होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा पायरोल रिंग। टेट्रा पायरोल मीन्स 4 पायरोल रिंग के मिलने से बनता है एक पोरफायरिन रिंग बनता है। ठीक है, अब इस पायरोल रिंग में होता क्या है, इस जो पायरोल रिंग है, इस रिंग्स में आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन रहेगा, कार्बन भी रहेगा इस रिंग में आपको। ठीक, और चारों रिंग्स जो आपस में हर जगह आपको सारी रिंग्स में नाइट्रोजन और कार्बन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चारों जो रिंग्स होती हैं एक मैग्नीशियम सेंट्रल एटम से आपस में जुड़ी होती हैं। देखिए ये मैग्नीशियम का सेंट्रल एटम है जो चारों रिंग्स के बीच में है। ठीक है, तो पोरफायरिन रिंग का जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या है, मैग्नीशियम है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल एटम ऑफ द पोरफायरिन रिंग, या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या होता है, तो सेंट्रल एटम क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। अब चूंकि जो पायरोल रिंग्स लगी हुई हैं 4, इनमें नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन इज आल्सो नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, ये पोरफायरिन रिंग आपको ही इसका साइज जो होता है पोरफायरिन रिंग का, ये होता है 15 एंगस्ट्रॉम बाई 15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मीन्स इसकी जो लेंथ होती है एक साइड की 15 एंगस्ट्रॉम, ब्रेथ चौड़ाई क्या है वही 15 एंगस्ट्रॉम, तो 15 बाई 15 एंगस्ट्रॉम का इसका ये साइज है पोरफायरिन रिंग का। ठीक है, और ये पोरफायरिन रिंग कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, मीन्स इट अट्रैक्ट द वाटर, ये वाटर को अट्रैक्ट कराती है। अगला जो पार्ट है ये टेल है, इसको बोलते हैं फाइटोल टेल। ठीक, ये दूसरा पार्ट है क्लोरोफिल का, और इसकी जो लेंथ होती है ये 20 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और इसकी जो नेचर होती है इट इज़ हाइड्रोफोबिक। ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, मीन्स इट रिपेल द वाटर, ये वाटर को रिपेल कराती है। ठीक, तो ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर थी। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज ओवरऑल जो वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स, मींस इट इज सॉल्युबल इन द ईथर, एसीटोन और अल्कोहल। ईथर, एसीटोन या अल्कोहल में सॉल्युबल है और वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल की सिंथेसिस कैसे होती है, ये तो क्लोरोफिल किस चीज़ का बना होता है, 2 पार्ट आपको बता दिया। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट नेसेसरी हैं, नाइट्रोजन नेसेसरी है इसको बनाने के लिए, मैग्नीशियम नेसेसरी है इसको बनाने के लिए। अब इसकी जो सिंथेसिस होती है वो किस तरीके से होती है, तो सिंथेसिस के लिए देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। दोनों जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो बनाते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, प्रोटोक्लोरोफिल बनाएंगे। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन, और साथ में और क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम भी साथ में रहेगा। ये नेसेसरी हैं एलिमेंट्स बनाने के लिए इसको। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन प्लस नाइट्रोजन मैग्नीशियम मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटोक्लोरोफिल बनाते हैं। और ये साथ में यहाँ पर आयरन भी यूज होता है। आयरन, क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए आयरन भी नेसेसरी है। आयरन विल फंक्शन एज द कैटलिस्ट, आयरन यहाँ एक कैटलिस्ट का काम करता है। तो क्वेश्चन जो कंपटीशन में आता है किसी भी तरीके से आ सकता है कि कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन नेसेसरी है, मैग्नीशियम भी नेसेसरी, आयरन भी नेसेसरी है। और किससे बनता है, ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम में आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं। लेकिन जब क्लोरोफिल बनेगा तो सबसे पहले क्लोरोफिल इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में, मीन्स प्रोटोक्लोरोफिल की फॉर्म में वो बनेगा। ठीक है, अब ये प्रोटोक्लोरोफिल जो है, देखिए प्रोटोक्लोरोफिल, जो प्रोटोक्लोरोफिल बना हुआ है ये लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है, क्लोरोफिल में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो प्रोटोक्लोरोफिल विल कन्वर्ट इनटू द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। अगर लाइट का नहीं है तो क्लोरोफिल की कंप्लीट सिंथेसिस नहीं होती है, इसीलिए लाइट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, प्रोटोक्लोरोफिल तो बन जाएगा, लाइट की एब्सेंस में ही बन जाएगा, लेकिन अगर लाइट है तभी ये क्लोरोफिल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तभी ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप कराएगा। इसलिए जो इटियोलेटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट शेड में रहते हैं, उनमें क्लोरोफिल की कंप्लीट सिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि क्या है, लाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, उनमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या नहीं होता, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। उनमें प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्ट इनटू द क्लोरोफिल बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड क्लोरोफिलेज एंजाइम। PHYLLASE एक एंजाइम है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिलेज एंजाइम। ठीक है, जो कि प्रोटोक्लोरोफिल को किस में कन्वर्ट कराता है, क्लोरोफिल में। ये कहाँ पर होता है, ये आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। जिम्नोस्पर्म्स, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोफिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्ट किस में होता है, क्लोरोफिल में। मीन्स लाइट इज नॉट नेसेसरी इन द जिम्नोस्पर्म्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है अक्सर कॉम्पिटिशन्स में। ठीक, तो ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर थी। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है और क्लोरोफिल की सिंथेसिस कैसे होती है। मीन्स सक्सिनल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन अमीनो एसिड आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोरोफिल के जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल के टाइप्स में पहले है क्लोरोफिल ए लिखा हुआ यहाँ पर, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है। ये क्लोरोफिल के टाइप्स हैं। ठीक है, क्लोरोफिल इनमें देखिए जो क्लोरोफिल ए है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है C55H72O5N4Mg। ठीक है, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट हैं जो क्लोरोफिल में होते हैं। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg। ठीक है, और क्लोरोफिल सी और डी का फॉर्मूला कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में केवल दो ही फॉर्मूले आते हैं, आइदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोरोफिल ए जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो क्लोरोफिल ए इज़ द यूनिवर्सल पिगमेंट। इस अर्थ पर जो यूनिवर्सल पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल ए, जो कि हर जगह आपको मिलेगा। एवरी ग्रीन प्लांट्स, हर ग्रीन प्लांट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, एल्गी में आपको देखने को मिलेगा। कुछ सर्टेन प्रोटिस्टा होते हैं जैसे डाइएटम्स, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वहाँ पर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो यूनिवर्सल है। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे, क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ग्रीन प्लांट, सम प्रोटिस्टा, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल बी जो है ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वहाँ पर तो क्लोरोफिल बी मिलेगा ही, और जो एल्गी होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल बी मिलता है। क्लोरोफिल सी कहाँ होता है, स्पेशली प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी में मिलता है। एंड क्लोरोफिल डी स्पेशली प्रेजेंट इन द रेड एल्गी। ये क्वेश्चन आता है कि रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल डी। ठीक है, अब देखिए ये क्लोरोफिल के टाइप्स कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगला जो पिगमेंट है वो कैरोटीनॉइड्स है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स। अब इसके बाद फाइकोबिलेंस आते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स क्या हैं, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती हैं। जो फोटोसिंथेटिक यहाँ आपका पिगमेंट लिखे हैं, उनकी दो कैटेगरी हैं। पहला होता है मेन पिगमेंट। मेन पिगमेंट अभी आगे आपको फोटो सिस्टम बताएंगे तो उसमें समझाएंगे। मेन पिगमेंट है, और दूसरा क्या है, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये दो कैटेगरी के हैं। मेन पिगमेंट होता है एक, ठीक, एसेसरी पिगमेंट्स, बाकी पिगमेंट क्या होते हैं, एसेसरी। जो मेन पिगमेंट है वो हर जगह, जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जितनी भी चीज़ें हैं, हर जगह आपको मेन पिगमेंट क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फंक्शन एज द मेन पिगमेंट। जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, ये मेन पिगमेंट का काम करता है। मीन्स इट विल फंक्शन एज द रिएक्शन सेंटर
फोटो सिस्टम में बीच में सेंट्रल में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या है, क्लोरोफिल ए है, जो मेन पिगमेंट है। बाकी जितने भी पिगमेंट हैं वो सब क्या हैं, दे आर द एसेसरी पिगमेंट्स, वो सब एसेसरी पिगमेंट है, आइदर क्लोरोफिल बी, सी, डी, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, ये सब क्या है, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल ए तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जितने भी बाकी पिगमेंट्स हैं उसमें सारे पिगमेंट्स हर प्लांट्स में या हर ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं नजर आएंगे, ठीक। तो बाकी जो बचते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। तो क्लोरोफिल ए को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट हैं। एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, दे असिस्ट और दे हेल्प द मेन पिगमेंट, ये मेन पिगमेंट को असिस्ट कराते हैं या हेल्प करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैरोटिनॉइड समझते हैं क्या है। कैरोटिनॉइड बता दिया आपको एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है। कहाँ पर इसकी दो टाइप्स होते हैं, कैरोटीन है एंड ज़ैंथोफिल्स है, ठीक है। कैरोटीन जो है दे आर ऑरेंज इन कलर, कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के, एंड ज़ैंथोफिल्स आर येलो कलर। अब क्वेश्चन आता है कैरोटिनॉइड्स कैसे होते हैं, दे आर ऑरेंज एंड येलो कलर। क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल ग्रीन एंड येलोइश कलर का होता है, ठीक है, कभी कभी ग्रीन कलर कभी कभी येलोइश का मिक्सअप होता है, उसी तरीके से कैरोटिनॉइड क्या होते हैं, ऑरेंज एंड येलो कलर के होते हैं, ठीक है। इनका जो फार्मूला है कैरोटीन देखिए, कैरोटिनॉइड में दो जो कैटेगरी हैं, कैरोटीन का फार्मूला है C40H56 और ज़ैंथोफिल का फार्मूला क्या है, C40H56O2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अगला है फाइकोबिलिन्स, दे आर ऑल्सो एसेसरी पिगमेंट्स। इनकी दो कैटेगरी हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरेथ्रिन। फाइकोसाइनिन आपको कहाँ मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको देखने को मिलेगा, जिसको साइनोफाइसी एक ग्रुप होता है, साइनोफाइसी, इसीलिए उसको बोलते हैं फाइकोसाइनिन। साइनिन का मतलब साइनोफाइसी में आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कैटेगरी किसमें है, साइनोफाइसी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ठीक है। और फाइकोरेथ्रिन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये रेड एल्गी में आपको मिलेगा, फाइकोरेथ्रिन आपको रेड एल्गी में। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, देखिए रेड एल्गी में अक्सर पूछा जाता है कि रेड एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल होता है, ठीक है, या कौन सा एसेसरी पिगमेंट होता है, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल डी है, और कौन सा है, फाइकोरेथ्रिन मिलता है रेड एल्गी में, ठीक। तो ये रहे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में हुआ, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि फोटो सिस्टम क्या है, व्हाट इज द फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम किसको बोलते हैं। फोटो सिस्टम समझने के पहले देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी की यूनिट क्या है, सेल होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, मीन्स अवर बॉडीज में हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे मिलकर बनती है, सेल के मिलने से बनती है। और बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं वो ईच एंड एवरी सेल्स में परफॉर्म होते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर का भी यूनिट क्या है, सेल है, और बॉडी का जो फंक्शन है चल रहे हैं उनकी भी यूनिट क्या है, वो सेल होती है। उसी तरीके से फोटो सिस्टम क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो ऑपरेट होती है, ठीक है, ये फोटो सिस्टम, जितने भी फोटो सिस्टम लगे होते हैं आपको बताएंगे, कैटेगरी होती है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो फोटो सिस्टम में ही फोटोसिंथेसिस होती है, उसकी ये यूनिट होती है। अब फोटो सिस्टम होता क्या, एक चीज आपको बता दिया, इट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का यूनिट है, ठीक है, पहला चीज हुआ। दूसरा क्या है, फोटो सिस्टम बनता कैसे है, तो फोटो सिस्टम इज मेड बाय द, दो चीज़ों से बनता है। देखिए फोटो सिस्टम मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटो सिस्टम क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं आपको जो बताए हैं मैंने, इन्हीं का कलेक्शन है। तो देखिए अगली चीज़ है, ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का कलेक्शन क्या होता है, फोटो सिस्टम होता है। अब इस कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो देखिए आपको रिएक्शन सेंटर मिलेगा, मीन्स इसके पार्ट बता रहे हैं कि फोटो सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं। रिएक्शन सेंटर ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, एसेसरी पिगमेंट, ACCESSORY, एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स के और भी नाम है, इनको एंटीनी मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, एंटीनी मॉलिक्यूल्स,
या फिर बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए स्ट्रक्चर समझ लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ये है, देखिए एक मिनट, इसको हटा कर दे रहे हैं, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं किस तरीके से। देखिए दो चीज़ें होती हैं फोटो सिस्टम में, रिएक्शन सेंटर एंड एसेसरी पिगमेंट। ये है, देखिए ये क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, आपको बताया क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है एंड इट फंक्शन एज द रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल सेंटर में है, ठीक है। जब फोटो सिस्टम बनेगा तो सेंटर में क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रहेगा। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स इसको रहते हैं वो इसको सराउंड किए हुए रहेंगे। देखिए इसको, ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिसको आप बोलते हैं, ये इसको क्या किए हुए हैं, ये इसको सराउंड किए हुए हैं इस तरीके से। देखिए ठीक, तो यही क्या है, यही हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये, ठीक है। और ये रिएक्शन सेंटर हुआ, ये हुआ रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर बीच में होता है और सारे पिगमेंट्स उसको क्या करते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स सराउंड कराते हैं उसको। इन्हीं को बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स को बोलते हैं एंटीनी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि एंटीना, जो टीवी का एंटीना क्या होता है, वो सिग्नल्स को रिसीव कराता है। ठीक है, अब इनका फंक्शन बताएंगे आपको। तो एंटीनी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। अब इसका फंक्शन जान लीजिए। देखिए रिएक्शन सेंटर क्या करता है, क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल होता है, जब सनलाइट पड़ती है, जब लीफ पर सनलाइट पड़ती है तो लाइट कहाँ पहुँचती है, सीधे फोटो सिस्टम पर लाइट पहुँचती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इनका फंक्शन, जानते हैं एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं। जो लाइट पड़ती है, चूँकि लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आती है, ठीक है, लाइट लीफ पर पड़ेगी, वो फोटो सिस्टम पर लाइट जाएगी, ठीक, तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी यहाँ पर ये, ठीक। तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट आती है, वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर कौन कराता है, एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं, दे कैप्चर द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। पहला फंक्शन क्या हुआ, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को टेकअप कराते हैं, कैप्चर कराते हैं, ठीक। और दूसरा फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर। जो सेंटर में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, इसको ब्राइट सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट कराते हैं, क्योंकि ये इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है। इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का सनलाइट में क्या हो सकता है, फोटो ऑक्सीडेशन, तो इसको प्रोटेक्शन भी देते हैं चारों तरफ से। ये फंक्शन हुआ एसेसरी पिगमेंट्स का, इसलिए इनको बोलते हैं एंटीनी मॉलिक्यूल। दे रिसीव द सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। आप सिग्नल क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है, यही क्या है, सिग्नल है। तो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। इनको LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। LHC क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को हार्वेस्ट कराते हैं, अपने अंदर कैप्चर कराते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप कराएंगे एसेसरी पिगमेंट्स, तो ये सब लाइट कहाँ पास कराएंगे, ये रिएक्शन सेंटर को लाइट देंगे। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ये लाइट पहुँचेगी जा करके, जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक। अब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सारी लाइट यहाँ से क्लोरोफिल ए के पास पहुँचती है, तो आप जब आगे पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन आपको समझाएंगे, तो लाइट रिएक्शन में बताएंगे कि क्लोरोफिल ए, जब लाइट पड़ती है क्लोरोफिल पर, तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कराता है। एक्साइट जब होगा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, क्या होगा, एक्साइट होगा लाइट के प्रेजेंस में, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को एमिट करा देगा, और वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होता हुआ नेक्स्ट फोटो सिस्टम में पहुंचेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए का फंक्शन समझ में आया। यहाँ पर ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है, क्योंकि सारी रिएक्शंस इसी से परफॉर्म हो रही हैं, आगे फंक्शन इसी को चलाना है, ठीक। तो ये हुआ आपका फोटो सिस्टम क्या होता है, ये आपको मैंने समझा दिया कि फोटो सिस्टम क्या है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अब फोटो सिस्टम देखिए लगा कहाँ होता है, लीफ में कहाँ पर प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम, तो उसको समझने के पहले आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ है, प्लांट की जब आप एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, दैट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एक मीजोफिल सेल में अप्रॉक्स कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, तो 10 से लेकर के और 100 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, एक सेल में, ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, पढ़े होंगे आप लोग, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। ये 2 मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पर इसके
इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं जो कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं। इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। देखिए मैंने यहाँ पर ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स बनाया हुआ है। ये जो सिक्का होता है कॉइन, ठीक है, और डिस्क शेप, ये क्या है, ये है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये सब लगी हुई हैं, ये भी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कैसी होती हैं, कॉइन लाइक होती हैं, सिक्के की तरीके से होती हैं और डिस्क की तरीके से होती हैं, डिस्क शेप होती हैं। अब जैसे सिक्के को एक के ऊपर एक रख दीजिए तो एक कॉइन का एक बंडल बन जाता है, उसी तरीके से थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर अरेंज हैं सब ये, और पूरा एक क्या बना रही हैं, एक पूरा एक सिक्के का बंच बना रही हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है, एक के ऊपर एक अरेंज हैं, ठीक है। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोला जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम, GRANUM, ग्रेनम बोलते हैं। ये क्या, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द थाइलेकॉइड, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रेनम ये हुआ, ठीक है। अब ये जो ग्रेनम होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से ये भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। ग्रेनम को आपस में, ये वन ग्रेनम ये दूसरा ग्रेनम हुआ, दोनों ग्रेनम के बीच में जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन लगी होती है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। और यहाँ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, इन पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और ये जो लिक्विड पोर्शन होता है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोला जाता है, स्ट्रोमा है ये, ठीक है। बाकी क्लोरोप्लास्ट में और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम भी हो सकते हैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में DNA भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको RNA भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल जब आप पढ़ते हैं तो सेल में बताया जाता है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द ओनली 2 सेल ऑर्गेनल्स विच आर सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। मीन्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ही 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो क्या है, सेमी ऑटोनोमस हैं। मीन्स दे कैन मेक सम प्रोटीन बाई इट्स ऑन इटसेल्फ। कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं, क्योंकि सेल जो होती है, देखिए यहीं पर समझ लीजिए, ये जो सेल होती है, सेल में चूंकि DNA होता है, DNA कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है DNA, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये DNA सेल में जितने भी प्रोटीन्स बनती हैं, सेल में जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, वो इस DNA से बनती हैं, ठीक है, जो मेन DNA है। लेकिन सेल में जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कुछ प्रोटीन्स कहाँ से बन के आती हैं, वो आती हैं मेन DNA से, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपना DNA भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपने DNA प्रेजेंस होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कुछ प्रोटीन्स को खुद बना लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसकी हेल्प से। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। मीन्स सेमी की मीन्स दे नॉट टोटली सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन। ये सारी प्रोटीन को नहीं बनाते हैं, ये अपनी कुछ प्रोटीन्स को बनाते हैं, इसलिए क्या है, सेमी हैं। ऑटोनोमस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि खुद बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो इनको ऑटोनोमस बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। फुल्ली ऑटोनोमस नहीं होते हैं ये। अब देखिए ये स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पर फोटो सिस्टम या क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल कहाँ लगा होता है, ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, देखिए ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। इसको अभी डायग्राम को हटाते हैं यहाँ से। देखिए दिस इज द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। देखिए ये मैंने एक थाइलेकॉइड का एक मेम्ब्रेन बनाया है, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं थाइलेकॉइड में, ये अपर और लोअर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये दूसरा थाइलेकॉइड मैंने बनाया है, ये दूसरा थाइलेकॉइड है, ये इसमें भी 2 मेम्ब्रेन लगी होंगी ये, ठीक। ये 2 थाइलेकॉइड, ये कनेक्ट है किससे, स्ट्रोमा लैमेली से। और देखिए एक थाइलेकॉइड यहाँ बनाया मैंने इस तरीके से, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन है ये। यहाँ पर हमको समझना क्या है, यहाँ हमको समझना है कि फोटो सिस्टम जो है वो कहाँ लगा होता है। देखिए फोटो सिस्टम के लिए आप पहले समझ लीजिए, फोटो सिस्टम के टाइप्स होते हैं PS1 एंड PS2। फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको यहाँ समझा रहे हैं आपको कि फोटो सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप हैं।
फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, तो दोनों की लोकेशन बताएंगे, दोनों लगे कहाँ होते हैं। ये है ग्रेनम, क्या है ये ग्रेनम। ठीक है, ये स्ट्रोमा लैमेली है बीच में, ये भी एक ग्रेनम हुआ। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक, जो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट लगा होता है ये नॉन एप्रेस्ड रीजन में होता है। मीन्स पहले समझिए कि फोटो सिस्टम कहाँ लगा होगा, फोटो सिस्टम जो ग्रेनम की मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर लगा होता है। देखिए यहाँ पर ये ग्रेनम की मेम्ब्रेन हुई, इस मेम्ब्रेन में लगा होता है क्या चीज़, फोटो सिस्टम। मिस क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता क्या है, तो आप कहाँ बताएंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लगा होता है। अब चूंकि क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल फोटो सिस्टम के साथ लगा रहेगा, ना कि अकेले लगा रहेगा। ठीक है, रिएक्शन सेंटर बीच में होगा, चारों तरफ से उसको एसेसरी पिगमेंट सराउंड किए रहेंगे, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक पूरा फोटो सिस्टम की फॉर्म में कहाँ लगा रहेगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में इस तरीके से लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फोटो सिस्टम के टाइप्स हैं PS1 एंड PS2 हैं, ये दोनों देखिए कहाँ लगे होते हैं। फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है ये नॉन एप्रेस्ड रीजन में होता है, नॉन एप्रेस्ड रीजन। और फोटो सिस्टम जो सेकंड है ये इट प्रेजेंट इन द एप्रेस्ड रीजन, APP अप्रेस्ड रीजन। सबसे पहले समझते हैं अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन क्या होता है। देखिए थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो किसी से ढका हुआ नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। ठीक, नॉन एप्रेस्ड रीजन। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, देखिए इस तरीके से आप इसको, ये दिस इज द वन थाइलेकॉइड। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट थाइलेकॉइड, इसको इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, और इस तरीके से नीचे और स्ट्रक्चर लगेगी, थाइलेकॉइड पूरा ग्रेनम बनेगा। दो थाइलेकॉइड मैंने जोड़ा हुआ है। ये इसका जो ऊपर का पार्ट है ये फ्री पार्ट है। ठीक है, थाइलेकॉइड का कौन सा पार्ट है, फ्री पार्ट है। ठीक है, और इसका नीचे का पार्ट भी फ्री है मान लीजिए, लेकिन जो थाइलेकॉइड का ये वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट, ये क्या है, ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो ये फ्री नहीं है। ठीक, यहाँ इस तरीके से समझिए, दिस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, देखिए मैंने बना दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट ये थाइलेकॉइड का वो पार्ट है जो कि फ्री है, ये किसी से बाउंड नहीं है। ये वाला पार्ट भी क्या है, फ्री है। ये वाला पार्ट भी क्या, थाइलेकॉइड का फ्री है। देखिए ये पूरा जो बना रहा हूँ इस तरीके से, ये थाइलेकॉइड का फ्री पार्ट है, ये पूरा ये वाला पार्ट भी थाइलेकॉइड का, जितना मैंने डार्क कर दिया है, दिस इज द फ्री पार्ट ऑफ द थाइलेकॉइड और ग्रेनम। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखेंगे ये टोटली पार्ट क्या है, ये फ्री पार्ट है। तो PS जो फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट इज प्रेजेंट इन द नॉन एप्रेस्ड रीजन। यही नॉन एप्रेस्ड रीजन है जो किसी से ढका हुआ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट थाइलेकॉइड का किसी के कांटेक्ट में नहीं है, किसी अदर थाइलेकॉइड के कांटेक्ट में नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है अक्सर कि PS1 और PS सेकंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये तो नॉन एप्रेस्ड रीजन में यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट लगा होगा, यहाँ पर भी फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, यहाँ पर भी होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट हो सकता है, यहाँ पर भी PS1 हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये सब वन है PS1। ठीक, PS सेकंड कहाँ होता है, इट प्रेजेंट इन द एप्रेस्ड रीजन ऑफ द ग्रेनम। जो ग्रेनम है या थाइलेकॉइड है उसका जो अप्रेस्ड रीजन है, अप्रेस्ड का मतलब जहां पर दो थाइलेकॉइड आपस में जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड रीजन। देखिए ये वन, दिस इज द वन थाइलेकॉइड, दिस इज द नेक्स्ट थाइलेकॉइड, यहाँ पर दोनों थाइलेकॉइड आपस में जुड़ गए। देखिए इस वाले थाइलेकॉइड, ये दूसरा थाइलेकॉइड, यहाँ पर दोनों जुड़ गए हैं इसमें। ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला मेम्ब्रेन थाइलेकॉइड का इस थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन से ढका हुआ मिल, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये वाली सरफेस थाइलेकॉइड की और ये वाली सरफेस नेक्स्ट थाइलेकॉइड है, दोनों आपस में चिपक गई हैं इस तरीके से। तो ये दोनों क्या हैं, फ्री नहीं है। इस थाइलेकॉइड का लोअर सरफेस और इस थाइलेकॉइड का अपर सरफेस जो है ये क्या क्लोज कांटेक्ट में है, तो फ्री नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसे ये फ्री नहीं है। ठीक है, ये वाला फ्री नहीं है, इसी को बोलते हैं नो अप्रेस्ड रीजन। ये ढका हुआ है दूसरे थाइलेकॉइड से। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम सेकेंड। कौन सा होगा यहाँ पर, सेकेंड वाला। ठीक है, तो ग्रेनम जो है, ग्रेनम में PS1 भी होता है, PS सेकंड भी होता है। PS1 कहाँ होता है, जो फ्री पार्ट होता है ग्रेनम का थाइलेकॉइड का, और जो ढका हुआ पार्ट होता है किसी दूसरे थाइलेकॉइड से, वहाँ PS सेकंड होता है। अभी जो स्ट्रोमा लैमेली है, स्ट्रोमा लैमेली चूँकि देखिए ऊपर और नीचे किसी से ढका हुआ नहीं है, ये भी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, चूँकि ये स्ट्रोमा में पूरी तरीके से है इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ये पार्ट किसी से ढका हुआ नहीं है, उसमें ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस फ्री है, तो ये नॉन एप्रेस्ड रीजन है। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है, इसमें कोई ढका हुआ नहीं है, तो यहाँ कौन सा होगा, PS1। तो PS1 कहाँ मिलेगा आपको, ग्रेनम में देखने को मिलेगा, और PS1 स्ट्रोमा लैमेली में भी होता है।
और पी एस सेकेंड ओनली प्रेजेंट इन द ग्रेनम, जो कहाँ होता है, ग्रेनम में ही होता है। ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम के बारे में था, दो तरीके के जो फोटो सिस्टम होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। ये आगे नेक्स्ट आपको अगले में बात करेंगे, अगले लेक्चर में देखिए कि क्या होती है लाइट डायरेक्शन, क्या होती है डार्क डायरेक्शन। ठीक है।